सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम एक कविता के विषय में जानेंगे जिसका शीर्षक है उत्साह। और इस कविता को छायावाद के एक प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। इस कविता में आप जान पाएंगे कि कवि अपने शब्दों के माध्यम से किस तरह से लोगों में उत्साह, उम्मीद या जोश पैदा करते हैं। जब आप इस कविता को पढ़ लोगे तो आप इसकी व्याख्या या इसके जो भाव हैं वो अपने आप से करने में समर्थ हो जाओगे। दूसरा, एक कविता के अंदर कितनी शक्ति छिपी होती है आप इसके बारे में भी जान पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, शुरू करने से पहले हम थोड़ा कवि के बारे में जानते हैं। जो निराला जी हैं बच्चों, वो छायावाद के एक प्रमुख कवि रहे हैं। छायावाद में 4 प्रमुख कवियों को स्थान मिला है, जिनके नाम हैं जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, ये निराला जी अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी। इन चारों ने छायावाद में एक विशेष योगदान दिया है और इनमें से भी आज हम जिस कवि को पढ़ रहे हैं वो निराला जी हैं। छायावाद क्या होता है बच्चों? छायावाद जो अपने मन के भाव होते हैं, हमारे अंतर्मन के जो भाव होते हैं, उनका बाहरी दुनिया से सामंजस्य यानी कि तालमेल बैठाना होता है। इसकी कोई एक विशेष परिपाटी नहीं होती है। स्वच्छंद यानी कि खुले रूप से अपनी कविताओं को लिखते हैं। और निराला जी की तो ये विशेषता भी रही है कि इनकी कविताओं में गेयता है, संगीतात्मकता है और इन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग भी किया है। जब आप इन कविताओं को पढ़ेंगे, इस कविता के बारे में जानेंगे, तो आप देखेंगे कि कवि ने यहाँ पर कितने सुंदर ढंग से अपने शब्दों के माध्यम से इस जो पूरा जो माहौल है, जो पूरा समय है जिसमें लोग हताश हैं, परेशान हैं, जो उम्मीद या अपना विश्वास खो चुके हैं, उनके अंदर उत्साह पैदा करने की कोशिश की है। तो जो निराला जी हैं, इनका जन्म 21 फरवरी 1899 को मेदिनीपुर, जो पश्चिमी बंगाल है जिला, वहाँ पर हुआ था। इनकी जो मृत्यु है बच्चों, वो 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज भारत में हुई थी। और इनकी जो कर्म भूमि है वो भी भारत है, अर्थात इन्होंने जो अपना जो कार्य किया है, लेखन संबंधित कार्य, वो भी भारत ही रहा है। इनकी जो विधाएं थी जिन पर इन्होंने लिखा है, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखे हैं, कविता भी लिखी हैं, खंड काव्य भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। लेकिन इनकी जो विशेष ख्याति रही है वो कविताओं के माध्यम से रही है। अब चलिए इनकी 2-3 कविताओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका। तो प्यारे बच्चों, ये प्रसिद्ध कविताओं में से एक हैं, इनकी रचनाओं में से एक हैं। जब भी आपको समय मिले तो आप इनको जानिएगा, इनके विषय में थोड़ा पढ़िए, तो आप इस कवि से खुद को थोड़ा सा और जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। मैंने आपको बताया बच्चों कि कविता के अलावा इन्होंने उपन्यास, आलोचना, निबंध, कहानियों में भी एक विशेष स्थान रखा है अपना छायावाद में। आज हम जिस कविता के विषय में पढ़ेंगे वो उत्साह है। बच्चों, आपको शीर्षक से ही एक चीज समझ में आ रही होगी, उत्साह यानी कि जोश, एक नई उमंग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बादलों का कुछ एक चित्र आपके सामने है, जिससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि कवि ने इनके माध्यम से ही हमारे सामने इसको लेकर, इन शब्दों के बादल के माध्यम से हम सब यानी कि जो जनता है, जो विश्व के सकल जन यानी सभी जन हैं, उनके अंदर एक नए जोश और एक नई उम्मीद पैदा करने की कोशिश की है। ठीक है। और बादल तो एक वैसे भी प्रिय विषय रहा है निराला जी का, अर्थात ये प्रकृति से बहुत जुड़े हुए कवि थे और उन्होंने अपना जो कविता है वो प्रकृति से संबंधित ही लिखी हैं। तो इसका थोड़ा सा पाठ का या कविता का सार जान लेते हैं बच्चों। जो बादल यहाँ पर उत्साह है, उत्साह कविता में जो बादल है उसको आह्वान करके बुलाया गया है बच्चों। आह्वान होता है किसी को आवाज देकर बुलाना, अर्थात वो बादलों को बुलाते हैं किसके लिए? हम सब के लिए, जो उम्मीद खो चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं। ठीक है। तो एक आह्वान गीत के रूप में हमारे सामने है ये। और बादल इनका एक पसंदीदा विषय भी रहा है। बादल के ऊपर इन्होंने अपनी अलग से कविताएं भी लिखी हैं, जैसे बादल राग है, ये आप 12वीं कक्षा में जान सकते हो। अब इस कविता में बादल के रूप में आए 2 अलग तरह के बदलावों को दर्शाया है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराश
वह हताश लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में खुशी कभी भी लौट करके आ सकती है। तो ये थोड़ा सा पाठ प्रवेश था। चलिए कविता शुरू करते हैं। बादल गरजो। अब देखना बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इनका जो काव्य सौंदर्य है वो एक संगीतात्मकता, गेयता के साथ है। ठीक है, तो कहते हैं कि बादल गरजो। अब बादलों को कह रहे हैं कि बादल आप गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। घेर घेर, घेर घेर होता है चारों तरफ से घेर लेना, क्योंकि बच्चों आप देखते होंगे जब बादल आते हैं तो वो किसी एक दिशा से नहीं आते, वो चारों तरफ से आसमान में आते हैं। ठीक है, गगन, गगन यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची है। तो कहते हैं कि आप चारों तरफ से इस आकाश को घेर ले, और धाराधर, धाराधर यानी कि धारा जो जिसमें जल हो, धर यानी कि धारण करने वाला, अर्थात धारा को धारण करने वाला बादल के लिए संबोधित है। अर्थात कि हे बादल आप आओ, आसमान को चारों तरफ से घेर लो और बहुत तेज आवाज के साथ गर्जना करो। क्यों? क्योंकि जब आप अगर रिमझिम फुहार करोगे, बारिश करोगे, तो उससे किसी को कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो जनता है वो बहुत समय से परेशान है। ठीक है, तो कहते हैं कि आप बहुत तेज आवाज के साथ गर्जना करो। अब आगे देखो बच्चों, अब वो तुलना करते हैं, बादलों के एक बच्चे के साथ तुलना करते हैं कि ललित ललित काले घुंघराले। अब वो कहते हैं कि ललित यानी कि प्यारे प्यारे, काले घुंघराले, घुंघराले यानी कि कर्ली हेयर्स, जिसको आप जानते हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह से एक बच्चा होता है जिसके घुंघराले बाल होते हैं वो प्यारा लगता है, उसी तरह से जो बादल हैं वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं सफ़ेद हैं, कहीं काले हैं, और वो ऐसे ही मतलब आवाज़ के साथ चले आ रहे हैं। तो जिस तरह से एक बच्चा एक क्रिया करता है, उसी तरह से बादलों को भी दर्शाया है। बाल कल्पना कैसे पाले, अर्थात जिस तरह से एक बच्चे का बचपन होता है उसमें अलग से उसकी अटकेलियाँ होती हैं, उसी तरह से बादल भी अटकेलियाँ करते हुए आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चे के रूप में आ रहा है। आप एक छोटे बच्चे की तरह पाले हुए हो, ऐसा लग रहा है कवि को। क्यों? कवि को बादल एक प्रिय विषय के रूप में रखा है कवि ने। ठीक है, आगे देखना जरा कि विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। विद्युत होता है बिजली की, छवि होता है उसकी आकृति, उर यानी कि हमारा मन, हमारा हृदय, अर्थात कि भाई आपके अंदर, अर्थात बादल के अंदर एक असीम शक्ति छिपी होती है बिजली की। आप देखते हो जब गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है तो बादलों के अंदर से बिजलियां दिखाई दे रही हैं, उसका वर्णन किया है। अब दूसरा यहाँ पर एक और अर्थ निकलता है, ये ध्यान से सुनना बच्चों, ये एक दूसरा अर्थ निकलता है यहाँ पर कि कवि के अंदर, कवि नवजीवन वाले, नवजीवन यानी कि नया जीवन देने वाले। यहाँ पर बादलों को और कवि को एक समान माना है, और वो कहते हैं कि जिस तरह से बादलों में एक विशेष शक्ति छिपी होती है जिससे वो जो हताश और परेशान जनता है उसको एक नया जीवन देते हैं, उसी तरह से कवि भी अपनी लेखनी के माध्यम से जो लोग अपना विश्वास खो चुके हैं उनको एक नया जीवन देते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, कवि का हथियार क्या होता है? कवि हथियारों से तो लड़ाई लड़ता नहीं है, उसका हथियार होता है उसकी कलम, उसकी लेखनी। अब जो कवि हैं यहाँ पर निराला जी, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी बहुत काम किया है, और जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आंदोलनों में सीधे तौर पर भाग ना लेकर अपने लेखनी, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से देश की आज़ादी में एक विशेष योगदान दिया है। तो यहाँ पर निराला जी ने भी ऐसा ही कुछ किया है। वो जो क्रांति लाना चाहते हैं लोगों के मन में, जो हताश हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, वो कहते हैं कि वज्र छिपा, वज्र छिपा, वज्र होता है तो इंद्र का हथियार भी होता है। दूसरा यहाँ पर जिस परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग किया गया है वो है कठोर, बहुत शक्तिशाली, अर्थात आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, चाहे बादल हो या कवि की लेखन शक्ति हो, बहुत ज़्यादा ताकत है। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। नूतन यानी कि नई कविता की रचना एक बार फिर से कर दो आप, अर्थात जो लोग परेशान हैं उनको एक नई उम्मीद मिलेगी, नया जीवन मिलेगा। बादल गरजो अर्थात कि आप बादल गरजो और बहुत तेज आवाज़ के साथ गरजना, ताकि जो लोग हैं वो हताश, उम्मीद खो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, वो दोबारा से जीवन जीना शुरू कर दें। तो यहाँ पर बादल का अर्थ दो संदर्भ में लिया है बच्चों। एक तो जो पीड़ित प्यासे जन है उनकी जो धरती जल रही है उसकी प्यास बुझाने वाला, और दूसरा एक क्रांति लाने वाला, ताकि लोगों में एक नई उम्मीद पैदा हो, जो अपना विश्वास खो चुके हैं उनके लिए।
ठीक है, ये इसकी भाव है बच्चों कि इस कविता में कवि ने बादल के बारे में लिखा है। कवि बादल के गरजने का आह्वान करते हैं। कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। काले काले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसे लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हो। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें, अर्थात चारों तरफ से घेर करके बहुत तेज आवाज करें, ताकि जो लोग हैं वो उनमें दोबारा से नई उम्मीद पैदा हो, कि वे पूरे आसमान को घेर कर गर्जना करें। बादल के दिल में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है, अर्थात जो नए कवि हैं, जो कवि निराला जी हो, नए कवियों से भी आह्वान करते हैं कि आपके अंदर भी एक विशेष शक्ति है, आप भी अपनी कविता, अपने लेख के माध्यम से लोगों में उम्मीद पैदा कर सकते हो। तो इसी तरह से बादलों में भी वही शक्ति है, क्योंकि वो उनको एक नया जीवन देने वाला बताया है यहाँ पर कवि ने। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं वो कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। विकल विकल यानी कि परेशान परेशान। अब आप देखते होगे बच्चों, जब बहुत तेज गर्मी होती है तो हम सभी परेशान हो जाते हैं। उन्मन यानी कि बिना मन के, अर्थात हम इधर से उधर बिना मन के और थोड़ा हताश परेशानी से घूमने लग जाते हैं। विश्व के यानी कि संसार के, सकल जन यानी कि सभी जन। निदाग, निदाग यहाँ पर तेज गर्मी या गर्मी के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है बच्चों, अर्थात जो गर्मी है वो बहुत तेज है और उसकी वजह से जो आम जनता है वो बिना मन के परेशान होकर इधर से उधर भटक रही है। तो इसलिए बादलों का आना बहुत जरूरी है और बादलों को गीत, आह्वान, आवाज के माध्यम से बुलाया भी है। ठीक है, आगे कहते हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आए अज्ञात दिशा से, क्यों? क्योंकि बादलों की कोई एक दिशा तो निश्चित होती नहीं है, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। अनंत, अनंत यानी कि जिसका कोई भी अंत ना हो। घन बादल, यहाँ पर बादल का पर्यायवाची है। तो बच्चों वो कहते हैं कि जो बादल हैं वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं, उनकी कोई अंत तो है ही नहीं इस सीमा का। ठीक है, और वो आए और बहुत तेज बारिश करें, जिससे क्या होगा कि तप्त धरा यानी कि जो जलती हुई धरती है, जल से फिर शीतल कर दो, अर्थात आप बरसो और जो धरती है जो कई वर्षों से जल रही है उसको आप शीतल यानी कि ठंडा कर दो, बादल गरजो। तो यहाँ पर कवि बादलों को बुलाते हैं और जो जनता है, जो धरती है, जो परेशान है, जो जल रही है गर्मी से, उसको थोड़ा सी राहत देने की बात की है यहाँ पर कवि निराला जी के द्वारा। अब इसका भाव देखिए बच्चों कि इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं और उनका मन कहीं भी लग नहीं रहा है। ऐसे में सभी दिशाओं से बादल घिर कर आए हैं। कवि उन बादलों से कहते हैं कि आप इस तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो, अर्थात आप यहाँ पर सबको एक नया जीवन, नई उम्मीद। क्यों? क्योंकि लोग गर्मी से परेशान है, उनको एक नई उम्मीद मिलेगी, उनको एक नया जीवन मिलेगा। तो ये भाव था यहाँ पर कविता का। अब इसकी थोड़ी सी शब्द संपदा जान लेते हैं बच्चों, यानी कि जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे धाराधर, धाराधर यहाँ पर बादल के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात धारा को धारण करने वाला। ठीक है, उन्मन, उन्मन होता है बच्चों बिना मन के। निदाग, निदाग होता है गर्मी या तेज गर्मी। सकल, सभी। वज्र, वज्र बच्चों मैंने आपको बताया इंद्र का हथियार भी है और ये कठोर भी है। अनंत, अनंत होता है जिसका कोई भी अंत ना हो। शीतल, शीतल है ठंडा, यानी कि एकदम से शांत माहौल में जहां पर सबको सुकून मिलता हो। तो ये इसकी शब्द संपदा थी। अब इसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं बच्चों, यानी कि प्रश्न, आपकी जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनको थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे आपको इस कविता जो समझ आई है उससे आप अपने आप से इसके भाव और इसके प्रश्न उत्तर देने में समर्थ हो। ठीक है, कि कवि बादलों से फुहार या फिर रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है, ये आप बता सकते हो बच्चों। क्यों कह सकता है, क्यों कहता है? क्यों? क्योंकि अगर रिमझिम बरसेगा तो इससे किसी को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो कहता है कि आप तेज गर्जना के साथ बरसो, ताकि कई सालों से जो पीड़ित जनता है, जो हताश हो चुकी है, उनके अंदर एक जोश पैदा हो, एक उम्मीद पैदा हो, एक विश्वास पैदा हो। ठीक है, अगला है कि कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, उत्साह का अर्थ है जोश, एक नई उम्मीद। अर्थात यहाँ पर जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि यहाँ पर लोगों में एक नई उम्मीद, नया जोश, नई
जीवन देने की बात की गई है, इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बच्चों, मैंने आपको बताया था जब हमने पहला पद पढ़ा था इसका, कि कविता में जो बादल है वो दो अर्थों की ओर संकेत करता है। एक तो जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में, और दूसरा क्रांति लाने के लिए। जो जनता निराश है, विश्वास खो चुके हैं, उसमें क्रांति लाने के लिए यहाँ पर वर्णन किया है, अर्थ के रूप में बादलों का प्रयोग किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक छोटा सा होमवर्क या गृह कार्य भी दिया जाता है बच्चों। इसको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ लेख में लिखना है, साफ अक्षरों में लिखना है। कि पहला प्रश्न है कि कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आह्वान किया है और क्यों। ये आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो क्योंकि अभी आपने इस कविता को जाना है। दूसरा है कि कवि युवा कवियों से क्या आह्वान करता है। तीसरा, बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का वर्णन आपने अपने शब्दों में करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, कि जब तक बादल नहीं आए थे तो इस प्रकृति में, जो इस धरती पर जो लोग थे और जो धरती थी उसकी क्या दशा थी, वो किस दशा से गुजर रहे थे। ठीक है। चौथा, प्रकृति से जुड़ी कवि निराला की किसी एक अन्य कविता को आपने खोजना है और उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिससे आप कवि और इनके जो लेख है उससे खुद को ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस कर पाओ और आपको सीखने में आसानी हो। तो इसके लिए आप विकिपीडिया की सहायता ले सकते हो, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी सहायता ले सकते हो और गूगल की सहायता भी ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैं मनोज कुमार, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय तिबड़ी छावनी गुरदासपुर, आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको खुद से करने में समर्थ हो। शुभ दिन।